नमस्ते। स्वागत है आपका सभी का वागर्त एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट के कैर इफेक्ट्स बनते ही है। सामान्य लोग जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको के ओल्ड पेंशन स्कीम इम्पोर्टेंट है, न्यू पेंशन स्कीम है वो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आता है कि एक यूपीएस से आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन तीनों में से किसको चूज किया जाना चाहिए, किस में से क्या बेहतर विकल्प होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और कॉन्सेप्ट के बारे में यही होगा कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम जानते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं पेंशन के बारे में तो जिसकी जॉब है उसको हमेशा यही रहता है कि कौन सा विकल्प ज़्यादा बेटर रह सकता है। पेंशन में तीन चार घटक होते हैं और लेकिन इनमें दो घटक होते हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती है और न्यू पेंशन स्कीम। उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, उनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बात करते हैं हम इनके दो घटकों के बारे में। आपके सामने एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, एक है न्यू पेंशन स्कीम, एक है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी वर्तमान में आई है, न्यू स्कीम है। किसी भी पेंशन में हमेशा दो घटक होते हैं। जब भी आप बोलते हो कि बस आर्मी वालों को अभी भी पेंशन मिल रही है, दूसरे वालों को पेंशन नहीं मिल रही, जबकि इसमें कंफ्यूजन दो घटक को लेके है कि कौन से दो घटकों में। पेंशन में जो कोई भी पेंशन हो, तीनों में दो घटक परमानेंट होता है। एक होता है जीपीएफ, जनरल पेंशन फंड। एक होती है जो नॉर्मल पेंशन होती है। जीपीएफ होती है वो सभी कर्मचारियों के लिए अभी भी है। मतलब जीपीएफ में क्या होता है, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है, 10% हिस्सा मान लो या कुछ भी भाग मान लो जो सरकार तय करती है 10। उसके बाद आपको लास्ट में आपका एक कॉप्स बनता है, फंड बनता है। और जब आप रिटायरमेंट लेते हो आपको पूरा 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, जो भी आप हिस्सा करते हो। मान लो किसी ने 10% हिस्सा अपने वेतन का कटवाया जीपीएफ में, किसी ने 5% हिस्सा कटवाया, उस अकॉर्डिंग आपको जीपीएफ लास्ट में जब भी सेवा समाप्ति होती है उसके बाद आपको जीपीएफ एक साथ मिल जाता है। जब भी आपको देखते हो कि आर्मी से कोई रिटायर होता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो उसको जीपीएफ मिलता है। ये सबको सब लोगों के लिए है। ये जो पुलिस में होती है, आर्मी में होते हैं, सब लोगों के लिए अवेलेबल है। इस जीपीएफ में अभी भी कोई रोक टोक नहीं है और जीपीएफ मिलता आ रहा है, अभी भी वर्तमान में भी चल ही रहा है। मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है पेंशन के दूसरे घटक में, या ओपीएस एनपीएस या यूपीएस के दूसरे घटक में। ये आपको मिलता है, आपकी सैलरी होती है सैलरी। ओपीएस में क्या होता था, आपकी सैलरी जो अंतिम सैलरी होती थी, अंतिम तिनका तनका जो भी होती थी, उसका आपको 50% मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये होता था कि इसमें से आपका कोई भी पेमेंट कटता नहीं था। आपकी सेवा समाप्ति हुई और सेवा समाप्ति के बाद आपकी जो अंतिम साल में आपकी जो लास्ट 12 मंथ में जो सैलरी चल रही है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलना लग जाता था। तो ये अभी भी आर्मी के मामले में अभी भी मिलता है। अग्निवीरों को छोड़ के अभी भी आर्मी में अभी भी मिलता है, जो पुरानी सर्विस चल रही है उनको अभी भी मिलता है। तो इसमें ही मेन कंफ्यूजन चल रहा था कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद आती है आपके एनपीएस। एनपीएस में जैसा कि आपको बता दिया, जीपीएफ वही है जो आर्मी वालों के पास भी है, पुलिस के पास भी है, या पुराने रूप में प्रचलित था, सेम वर्ड प्रचलित है। जितना आप कटाओगे, आपका जो मार्केट में पैसा सरकार इन्वेस्ट करेगी, जितना आपका रिटर्न होगा उस हिसाब से आपका पैसा मिल जाएगा, जीपीएफ का रिटर्न मिल जाएगा। इसमें दिक्कत आती है यहाँ पे पेंशन के दूसरे घटक में, जो रियल पेंशन होती है। जब आर्मी वाली या पुरानी ओपीएस में होती थी उसमें आपका पेमेंट कुछ भी पेमेंट करता नहीं था, सैलरी का कुछ भी हिस्सा करता नहीं था, आपको 50% ऐसे ही मिल जाता था। पर इसमें ये होता है, एनपीएस में ये होता है कि आपकी सैलरी का कुछ भाग कटेगा, मान लो 10% कट रहा हो, 15% कट रहा हो, उसी भाग के कटने के अकॉर्डिंग सरकार मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और उस मार्केट के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पेंशन डिसाइड होगी। आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये आप पे डिपेंड करेगा। आपको पेंशन 10,000 भी मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकती है, मार्केट से रिटर्न कितना मिलता है उस अकॉर्डिंग मिलेगा, जो ये पेंशन का दूसरा पार्ट माना जाता है, रियल पेंशन का माना जाता है। बाकी सेवाओं के मामले में अभी ओपीएस का जो स्कीम है वो लागू नहीं है, सिर्फ सैन्य सेवाओं के मामले में लागू है। फैक्ट के तौर पे आप जानोगे तो जो ओपीएस है, ओपीएस को कौन कौन सी बॉडी है वो कंट्रोल करती है, तो इसको कंट्रोल करने वाली जो मिनिस्ट्री है, विभाग का नाम है सार्वजनिक
शिकायत निवारण विभाग, शिकायत निवारण विभाग, जो ओपीएस का जीपीएफ का घटक होता है वो सार्वजनिक शिकायत निवारण विभाग है, वो जीपीएफ घटक को कंट्रोल करता है। दूसरा घटक होगा जो पेंशन का घटक हो गया, आपको ये भी याद रखना है कि एनपीएस है, एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई थी, ठीक है। और इसको जो कंट्रोल करता है, जो न्यू पेंशन स्कीम के जो पेंशन वाले भाग को है कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो पेंशन फंड है उसको विनियामक करने वाले जो है विनियामक विकास प्राधिकरण, जो पेंशन फंड को कंट्रोल करता है, ये एनपीएस को लागू करता है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई। आपको ये दो चीजें याद रखनी है। जीपीएफ को कंट्रोल करने वाले बॉडी का नाम है सार्वजनिक शिकायत निवारण विभाग या मंत्रालय, और जो पेंशन को कंट्रोल करने वाला मंत्रालय है, जो एनपीएस को कंट्रोल करने वाला है, जो नवीन पेंशन को कंट्रोल करता है, यूपीएस को कंट्रोल करता है, उसके बॉडी का नाम है पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दो चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको आती है कि भाई एनपीएस हो गया, देन जीपीएफ में क्या दिक्कत थी और यूपीएस में क्या फर्क है। इन दोनों में आप अंतर चेक कर सकते हो कि एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहला सवाल है रिटर्न का। तो एनपीएस में क्या होता था, आपका डिफाइंड तो इन्वेस्टमेंट होता था, पर रिटर्न का कोई डिफाइंड नहीं होता था, सिक्योर रिटर्न नहीं होता था। मान लो आपने कितने भी 10% आपका मार्केट सैलरी का इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिला मात्र 2% या 12% हो गया टोटल, ठीक है। आपकी सैलरी में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती थी। जो नई स्कीम है, जो सरकार इसकी बात कर रही है, उसमें आपका ये हो गया कि सरकार बोलती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। इन्वेस्टमेंट कैसे, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया सालों के आधार पर कि किसी की सर्विस है वो 10 साल की है, किसी की सर्विस 25 साल की है, किसी की 35 साल की है। तो इन तीनों की पेंशन में उनको पता लग जाएगा कि मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी सिक्योर पेंशन होगी। इसमें पेंशन में कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी कि भाई आपको यूपीएस इस मामले में बेहतर है कि आपको पता रहेगा कि आज से मैं 60 साल बाद जब सर्विस कंप्लीट होगी, रिटायर होऊंगा, बीच में वीआरएस लूंगा, तो मेरे को क्या पेंशन कितनी मिलेगी, ये आपको सिक्योरिटी बनी रहेगी। टाइम में कि कितने टाइम बाद आपको सर्विस के बाद आपको पेंशन मिलती है। तो एनपीएस में ऐसा होता था कि आपकी सर्विस 60 साल होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 60 साल होगी, आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिल जाएगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही थी, सिक्योर पेंशन होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 60 साल की सर्विस हो गई। इसके लिए आपको यूपीएस के लिए आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस चाहिए, मिनिमम 25 साल की सर्विस होगी, उसके बाद आपको यूपीएस मिलेगा। 25 साल के बाद अगर आपकी जितनी जितनी सर्विस बढ़ेगी, आपकी 35, 26, 27, 28, 30 जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। तो ये आपको टाइम में के मामले में भी यूपीएस जितनी सर्विस ज्यादा होती है उतनी पेंशन ज्यादा मिलती है। उसके बाद होती है प्रकार की बात, इसमें भी यूपीएस ज्यादा बेटर है। एनपीएस में 7-8 प्रकार दिए गए हैं, पर इसमें ये कोई सिक्योरिटी नहीं है कि जैसे कोई किसी पर्सन है, उसके पेंशन मिल रही थी, उसकी 1 साल बाद डेथ हो गई, उसकी बीवी को कितनी पेंशन मिलेगी, ये मार्केट के जो फंड है, कोप्स है, CRPUS, जितना फंड बचा है उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन एनपीएस में मिलेगी। इसके कोई ऐसी सिक्योरिटी वाली नहीं थी कि आपको कितना क्या मिलेगा, फिक्स कुछ भी नहीं था। यूपीएस में 3 घटक माने जाते हैं, पेंशन के 3 टाइप माने जाते हैं। एक तो सेल्फ, जो 50% के अराउंड बन रहा है या जो भी बन रहा है, मैक्स 50 के आसपास बन रहा था, 50-60 जो भी बन रहा है वो मिल जाएगा। दूसरी होती है इसमें फैमिली को, फैमिली वाले घटक के मामले में ये ज्यादा बेहतर है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी व्यक्ति है उसकी पेंशन का 60% हिस्सा है
पेंशन जो मिल रही है उसकी 60% पेंशन उसकी वाइफ को मिल जाएगी। वाइफ के बाद उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। वाइफ की अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो यहाँ पे पेंशन समाप्ति हो जाएगी और जो बचा हिस्सा है वो उसको नहीं मिल पाएगा। इसमें ये होता है कि अगर वाइफ की भी मृत्यु होती है तो उसके फंड में जो कॉप्स फंड होता है उसमें बचा हुआ हिस्सा इसको मिल जाएगा। एनपीएस में ये इस मामले में ठीक है कि वाइफ की भी मृत्यु हो जाए तो एनपीएस का बाकी बचा हिस्सा मिल जाता है। ओपीएस यूपीएस में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा होता है इसमें मिनिमम पेंशन। तो यूपीएस में यह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति 10 साल सेवा कर ली है, 10 साल तक सेवा में रहा है, तो मिनिमम उसको 10,000 तक का पेंशन मिल जाएगा। उसके लिए पेंशन तो प्रॉपर तरीके से पेंशन का प्रोविजन तो नहीं है, पर एक मिनिमम पेंशन का प्रोविजन किया गया कि 10 साल की सर्विस हो गई, 10 साल की सर्विस के बाद आपको 10,000 रुपए के आसपास की पेंशन आपको मिल जाएगी। अगली बात इसमें यह हो जाएगी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यूपीएस के मामले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जो नई वाली स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसके मामले में अभी इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी प्रक्रिया को बताया नहीं गया है कि भाई इन्फ्लेशन कैसे होगा, क्या होगा। एनपीएस के मामले में 60% पेंशन है, वो तो सॉरी इसमें इन्फ्लेशन के मामले में यह है कि एनपीएस है वो तो मार्केट अकॉर्डिंग हो गई, उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। मार्केट जिस हिसाब से रिटर्न देता है उस हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है तो होती है, नहीं हो तो मार्केट रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसमें यह हो गया। यूपीएस में है वो आपको इन्फ्लेशन 100% रूप से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दिया जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, जैसे भी मुद्रा का वैल्यू कम होती है, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेंशन का भाग बढ़ जाएगा। मान लो 80 रुपए का, $1 80 रुपए का बराबर था, अब $1 100 रुपए का बराबर हो गया, तो उस 20 जो रुपए की बढ़ोतरी हुई है, रुपए का मूल्य घटा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। जब भी आपकी वेतन आयोग की संरचना बनेगी उस हिसाब से ये है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज ये है टैक्स के मामले में, तो जो पहले बता रहा था यूपीएस के मामले में अभी टैक्स को कोई डिफाइन नहीं किया गया कि कितनी पे क्या टैक्स लगेगा, कितनी पेंशन स्कीम में वो टैक्स के दायरे में रहेगी और कितनी बाहर रहेगी। एनपीएस के मामले में यह दिया गया है कि 60% जो पेंशन है, कुल पेंशन का 60% वो टैक्स फ्री रहेगी, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी बचा जो 40% कॉप्स का हिस्सा है, पेंशन का 40% हिस्सा है आपके कॉप्स बना हुआ है, फंड बना हुआ है, उस पर आपकी पेंशन पे टैक्स आपका लगेगा, प्रॉपर तरीके से टैक्स लगेगा। टैक्स आपको वेतन के समान लगेगा, आय के हिसाब से टैक्स लगेगा कि जितने आपकी पेंशन बन पा रही है और सरकार की जो लिमिट सेट की हुई है कि 5 लाख से ऊपर जा रहे हो, 8 लाख से ऊपर जा रहे हो, उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। तो इसमें से बेहतर विकल्प कौन सा है वो तो किसी के सर्विस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितने क्या हो सकता है। याद ये रखना है कि यूपीएस है वो 1 अप्रैल 2021 से जारी किया गया और एनपीएस है वो 1 अप्रैल 2004 से, सॉरी 24 से, और ये 2004 से 20 साल बाद एनपीएस के 20 साल बाद यूपीएस आया है। तो ये दो स्कीमों में डिफरेंस था। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके बाद अटल पेंशन योजना, इन दो में, और एक जो तो इस पीपीएफ होता है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो छोटी बचत होती है, छोटी बचत वाले लोगों को कैसे पेंशन मिल सकती है, उनके बचत की राशि को कैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, सरकार का इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना जो आप स्वावलंबन योजना पढ़ते हो उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि जो सरकार ने लॉन्च की थी कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट है वो निजी लोगों के या निजी उद्योगों के मामले में जारी किया जाए, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के मामले में नहीं हो। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जब जो आप ईपीएफओ पढ़ते हो, ईपीएफओ के बाद सरकारी और निजी कर्मचारियों दोनों के मामले में लागू है। तो कौन से सरमेवी योजना क्या होती है, इसमें ईपीएफओ कार्ड में जो यूएन कार्ड होता है वो चीजें इसमें हम कल बात करेंगे। कि 3 स्कीम आज पढ़ ली हमने। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका एक घटक जो हो गया जीपीएफ हो गया, एक एनपीएस पढ़ ली हमने, नेशनल पेंशन स्कीम, और दूसरा पढ़ लिया हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम। धन्यवाद। और
इसके साथ ये कल की कंटिन्यूटी के लिए आप बने रहिए, इसके लिए आगे की कंटिन्यूटी सीरीज में में कुछ भी कॉन्सेप्ट वाला कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कल हम बात करेंगे, उसमें आप बता सकते हो कि ये वाला चीज़ में आप मेरे को कंफ्यूजन हुआ। धन्यवाद।